अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट्स गोइंग टू बी क्रेनियोफेशियल ग्रोथ एंड द सेलुलर बेसिस ऑफ टूथ मूवमेंट। ये फोर्थ चैप्टर है लॉरा मिचल्स में, और इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं। जैसे जैसे मैं स्लाइड्स गो थ्रू करूँगा तो आपको एक एक स्लाइड पे फील होगा कि एमसीक्यूज़ हैं। मतलब हैं स्लाइड्स ही, लेकिन ये सारा जो चैप्टर है इसमें आपको जो कंटेंट है वो एमसीक्यूज में आता है। ज़्यादातर जो एग्जाम्स के एमसीक्यूज हैं, ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं। और मैं स्लाइड्स गो थ्रू करूँगा, जिधर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी तो वहाँ आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट। बट मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है और ज़्यादातर याद करने वाली है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? डिफाइन एज इंक्रीज इन साइज बाय नेचुरल डेवलपमेंट। ओके, क्यों ज़रूरी है ग्रोथ? अच्छा, ग्रोथ ज़रूरी इस वजह से है, ग्रोथ को समझना और ये ज़हन में रखना कि कौन सी ग्रोथ किस टाइम पे ऑप्टिमम होती है, ताकि हम सही टाइम पे, ठीक है, अप्लायंस दे सकें। ठीक है, अब मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि मिक्स्ड डेंटिशन के अंदर, मिक्स्ड डेंटिशन जो कि 6 से 12 साल की उम्र होती है, उसके अंदर हम अप्लायंसेस, फंक्शनल अप्लायंसेस, रिमूवेबल अप्लायंसेस अप्लाई करते हैं बच्चे पे। ठीक है, क्योंकि वो टाइम होता है ग्रोथ का। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में पता चलेगा कि मैक्सिला की ग्रोथ कब स्टार्ट होती है, कब एंड होती है, ताकि हम सही टाइम पे, जब मैक्सिला ग्रो हो रहा है तब अप्लायंस लगाएं, ताकि उसी वक्त फायदा है अप्लायंस लगाने का जब मैक्सिला ग्रोइंग फेज में है। जब ग्रो हो चुका है, बोन्स फ्यूज हो चुकी हैं, तब अप्लायंस अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर आप एक एडल्ट पे रिमूवेबल अप्लायंस लगाएंगे तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी बोन्स फ्यूज हो चुकी हैं। ठीक है, वैसे ही हमें पता चलेगा कि मैंडिबल की ग्रोथ किस एज में स्टार्ट होती है और किस एज में एंड होती है, और मैंडिबल पे क्या ऑप्टिमम टाइम है जिस पे हम अप्लायंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब ज़रूरी है और आगे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अर्ली क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट। अच्छा, जो क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट है दैट स्टार्ट्स इन द फोर्थ वीक। ठीक है, और इट स्टार्ट्स विद द रैपिड सेल डिवीजन। मैंने इसके अंदर डायग्राम नहीं इंक्लूड की, बट मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं। ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें हैं वो याद ही करने वाली हैं। रैपिड सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन इनटू टिश्यू ऑर्गन, 8th वीक टू बर्थ, कंटिन्यू डेवलपमेंट वाया ग्रोथ। ठीक है, ये अभी जेनेरिक चीज़ है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे ईच ईच स्टेप का आपको पता चल जाएगा। अच्छा, पहली जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, जो डेवलपमेंट में हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, एक, आप इमेजिन करें कि एक मदर के वूम में, मदर के पेट में, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमन के पेट में बच्चा है। ठीक है, और थर्ड वीक चल रहा है, इंट्रा यूट्राइन। ठीक है, ये बात करना, ये कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे लोग, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये थर्ड वीक आफ्टर बर्थ की बात हो रही है, थर्ड वीक को थर्ड मंथ से कंफ्यूज
कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लिसिटली, कि जब बच्चा एक प्रेग्नेंट वुमेन के वूम में होता है, ठीक है, तो उस वक्त डेवलपमेंट हो रही है सारी, ठीक है, और फिर बर्थ तक क्या चीजें होंगी और बर्थ के बाद क्या होंगी वो फिर हम आगे पढ़ेंगे। बट इस टाइम थर्ड वीक चल रहा है, इंट्रा यूट्राइन, तीसरा हफ्ता है। और हो ये रहा है कि जो सबसे पहले जो चीज बनती है वो होती है न्यूरल क्रेफ्ट सेल्स। जो सबसे पहली चीज एग्जिस्टेंस में आती है ना, वो है न्यूरल क्रेफ्ट सेल्स, ओरिजिनेट फ्रॉम टिप्स ऑफ न्यूरल फो अराउंड स्पाइनल कॉर्ड थर्ड वीक में, ठीक है। अच्छा, न्यूरल क्रेफ्ट सेल से आगे चीजें बनती हैं, जैसे कि कार्टिलेज, फेरेंजियल आर्च। फेरेंजियल आर्च से आगे मल्टीपल चीजें बनेंगी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना ज़रूरी है कि न्यूरल क्रेफ्ट सेल पहले बनते हैं और बाद में फेरेंजियल आर्च बनती है, और फेरेंजियल आर्च से आगे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। फेशियल स्केलेटल वो ओडोंटोब्लास्ट, ये तीन चार चीज़ें हैं, ये आप याद करें, और कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आगे हम फेरेंजियल आर्च की बात करेंगे। फेरेंजियल आर्चेस, अच्छा, टोटल 6 पेयर्स फॉर्म बिटवीन डेवलपिंग ब्रेन एंड हार्ट, ठीक है, इजी टू रिमेंबर, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हर फेरेंजियल आर्च में एक कार्टिलेज होती है, एक मसल होती है, एक नर्व होती है और एक ब्लड सप्लाई है, ठीक है, ये हर में है। और इस चैप्टर में जो सबसे ज़रूरी है, जिस फेरेंजियल आर्च को पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से ही मैक्सिला बनता है, मैंडिबल बनता है, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन बनते हैं, नर्व्स, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व 5, ठीक है, विच इज ट्राइजेमिनल नर्व, एंड मैकल्स कार्टिलेज, जो कि हमारा ये मैंडिबल है, तो यहाँ पे करके ऐसे मैकल्स कार्टिलेज होता है, एक टेम्पलेट सा होता है, जिसके जो कि एक स्ट्रक्चर दे देता है मैंडिबल के लिए, और आगे उसके ऊपर फिर बोन फॉर्मेशन होती है। तो ये मैकल्स कार्टिलेज आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज रिलेटेड टू मैंडिबल। अच्छा, अब फेशियल डेवलपमेंट begins around end of fourth week, मतलब आप end of fourth week कह ले, स्टार्ट ऑफ फिफ्थ वीक, ठीक है। अब होता ये है कि 5 स्वेलिंग्स होती हैं, एग्जिस्टेंस में आती हैं अराउंड द स्टोमोडियम। अच्छा, स्टोमोडियम को आप इस तरह से ज़हन में रखें कि ये मुंह है, ये ओरल कैविटी है, इसको आप रेफर करें स्टोमोडियम से, और इसके इर्द गिर्द आप इमेजिन करें कि 5 फेशियल स्वेलिंग्स आती हैं, जिसके अंदर हम आगे इसको पढ़ेंगे, और डिराइव प्राइमरीली फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। ये सारी स्वेलिंग्स फर्स्ट आर्च से, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा है, उससे एग्जिस्टेंस में आती हैं। मैंडिबुलर स्वेलिंग्स दो बनती हैं हमारी नेजल प्लेकोड्स की स्वेलिंग्स, एक फ्रंटोनेजल, एक मैक्सिलरी और एक मैंडिबल, टोटल हो गई 5। मैंडिबुलर स्वेलिंग से ऑफ कोर्स मेक सेंस, फॉर्म्स लोअर बॉर्डर ऑफ माउथ। मैक्सिलरी से हमारा जो चीक्स हैं और स्टोमोडियम जो माउथ है वो हो रहा है। फ्रंटोनेजल से फॉर्म्स अपर बॉर्डर ऑफ माउथ, जिसमें ये नेजल कैविटी से ऊपर वाली चीज़ें आती हैं, और नेजल प्लेकोड्स, नेजल पिट्स है। नेजल पिट्स और नेजल प्लेकोड्स की ये दो हैं, और बाकी 3 इसके अलावा। तो ये आप याद करें। डेवलपमेंटल टाइमलाइन 5 to 7 वीक्स इंट्रा यूट्राइन।
अच्छा, 5th वीक में ये होता है कि मैंडिबुलर स्वेलिंग मर्ज होती है एंड फॉर्म्स प्रिमिटिव लोअर लिप। अब क्योंकि मैंडिबुलर स्वेलिंग है तो आप मैंडिबल से जेन में रखेंगे लोअर लिप। ऑफ कोर्स अपर तो नहीं बन सकता मैंडिबुलर स्वेलिंग से। नेजल पे डीपन्स, नेजल सैग फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मीडियल नेजल प्रोसेसेस हैं मर्ज टू फॉर्म इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस। और आगे इससे आपको पैलेट का भी पता चलेगा कि पैलेट किस तरह से फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ अपर लिप एंड फिल्ट्रम। मैक्सिलरी प्रोसेसेस ग्रो मीजियली टुवर्ड्स इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस। आप इस तरह जेन में रखें। आई डोंट नो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं, लेकिन लेट मी ओपन अप अ लिटिल बिट। आप इसको इस तरह से जेन में रखें कि जो हमने बात की है फ्रंटोनेजल प्रोसेसेस की, उसमें आगे से फर्दर एक मीडियल नेजल प्रोसेस होता है और एक लेटरल नेजल प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी हम मीडियल की बात करेंगे, ठीक है। ये फ्रंटो नेजल से आगे लेटरल एंड मीडियम मीडियल। अच्छा, मीडियल नेजल प्रोसेस मर्ज होके इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस बनता है, ठीक है। और जो मैक्सिलरी प्रोसेस है वो इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस की तरफ मर्ज होता है, जो कि मीडियल नेजल प्रोसेस से बना है। ये याद करने वाली चीजें हैं, ये बारीक बातें हैं, क्योंकि एमसीक्यू इस तरह ही आता है कि इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो स्टूडेंट के जहन में आता है कि अच्छा इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस है तो फिर मैक्सिलरी प्रोसेस से ही बना होगा। नो, इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस बना है मीडियल नेजल प्रोसेस से, ठीक है। ये मैक्सिलरी से नहीं बना। ये आपने छोटी छोटी बातें, मैं इस वजह से यहाँ पे ज़रा स्लो हो गया हूँ बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि 5th वीक में मैंडिबुलर स्वेलिंग मर्ज होके प्रिमिटिव लोअर लिप में होती है, नेजल पिट डीपन होते हैं। तो कौन सी चीज़ से जो एरो है ना, वो ये डिनोट कर रहे हैं कि इस चीज़ से ये बन रही है, मैंडिबुलर स्वेलिंग से प्रिमिटिव लोअर लिप बन रहा है, मीडियल नेजल प्रोसेस से इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस बन रहा है। बस आप ये इस चीज को ज़हन में रखें। अच्छा, फिर अब इस स्लाइड इसमें ये हो रहा है कि मैक्सिलरी प्रोसेस, जो कि पहले इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये मूव करता है इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस की तरफ, जो कि बना है किससे, मीडियल नेजल प्रोसेस से, ठीक है। 7th से 10th वीक में ये होता है कि मैक्सिलरी प्रोसेस मर्ज इन फ्रंट ऑफ इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस, ये मर्ज हो जाता है और फॉर्म्स फिल्ट्रम एंड कंप्लीट्स प्रिमिटिव अपर लिप। तो फिल्ट्रम और अपर लिप किसकी मदद से बनते हैं, आप बताएं, सोचें। फिल्ट्रम और अपर लिप बनते हैं। फिल्ट्रम होता है ये जो हमारे अपर लिप के ऊपर और नाक के दरमियान में ये इंडेंटेशन है, इसे फिल्ट्रम कहते हैं। प्रिमिटिव अपर लिप को ही कहते हैं। ये बनता है इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस की फ्यूजन से, ठीक है। इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस बना किससे, मीडियल नेजल प्रोसेस से। मीडियल नेजल प्रोसेस किससे बना है, फ्रंटोनेजल प्रोसेस से, जिसके दो आगे से फर्दर है ब्रांचेस, लेटरल
नेजल प्रोसेस और मीडियल नेजल प्रोसेस। लेटरल नेजल प्रोसेस इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दैट इज नॉट that doesn't have so much and this that's not included in this, but उससे लेटरल जो जो नोज का लेटरल हिस्सा है वो ही बन रहा है, ठीक है। और मीडियल से क्या बन रहा है, मीडियल मीडियल नेजल प्रोसेस से इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस। ओके, अच्छा अब क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कब बनते हैं? क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट तब बनते हैं जब मैक्सिलरी स्वेलिंग्स फेल टू फ्यूज, ठीक है, तो उससे क्लेफ्ट लिप होता है। मैक्सिलरी स्वेलिंग फेल टू फ्यूज का मतलब ये है कि ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है, ये जो मीजियली मूव कर रहा था टुवर्ड्स इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस जिसकी फ्यूजन से अपर लिप बनता है, ये मीजियली या तो मूव ही नहीं करता या मूव कर जाता है थोड़ा सा लेकिन फ्यूजन नहीं होती, जिसकी वजह से क्लेफ्ट लिप बनता है। यूनिलेटरल हो तो एक साइड पे है, लेकिन बायलेटरल दोनों साइड पे हो तो फिर बायलेटरल क्लेफ्ट लिप है। फॉर्मेशन ऑफ चीक्स एंड फाइनल माउथ विड्थ। अब चीक्स बनते हैं मैंडिबुलर और मैक्सिलरी स्वेलिंग की फ्यूजन से। फ्यूजन नैरो माउथ टू फाइनल विड्थ। अच्छा, अब पैलेट किस तरह से बन रहा है? पैलेट इस तरह से बन रहा है कि जो इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस है जो किससे बनता है, याद करें, याद करें, मीडियल नेजल प्रोसेस से, जो किससे बनता है, फ्रंटोनेजल प्रोसेस से, जो कि वन ऑफ द 5 स्वेलिंग्स है जो किस वीक में विजिबल होती हैं, एंड ऑफ 4th वीक में, ठीक है। ये वीक्स का भी चक्कर आपको याद करना पड़ना है और कौन सी चीज किससे बन रही है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लगता है ऐसे ही है कि इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस मैक्सिलरी प्रोसेस से बन रहा है, लेकिन ये आपने गलती नहीं करनी क्योंकि ये एमसीक्यू आता है और मुझे याद है कि मुझे भी आया था। अच्छा, इससे इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस से बनता है प्राइमरी पैलेट। प्री मैक्सिला, प्री मैक्सिला में सिर्फ ऊपर वाले 4 इंसाइजर होते हैं। प्राइमरी पैलेट, प्राइमरी पैलेट होता है, पैलेट के 2 हिस्से हैं। आप पैलेट को इस तरह से इमेजिन करें, ये बैक ऑफ पैलेट है और ये फ्रंट है, यहाँ पे आप समझें कि टीथ है। तो ये वाला हिस्सा प्राइमरी पैलेट होता है और फिर ये वाला हिस्सा जो कि 2 हाफ्स में डिवाइड होता है, ये सेकेंडरी पैलेट होता है और फिर ये फ्यूज होता है लेटर ऑन टू फॉर्म सेकेंडरी पैलेट। प्राइमरी पैलेट बनता है नेजल सेप्टम, जो कि नोज अगर है हमारा तो उसको ये जो सेंटर में है बोन, इसको नेजल सेप्टम बनता है। फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव नेजल कैविटी, इस नेजल कैविटी का फ्लोर बनता है। तो ये 4 चीजें बनती हैं इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस से, ये आपने याद करनी है। और अच्छा, पैलेटाइन शेल्व्स होती, अब ये किन पैलेटाइन शेल्व्स की बात हो रही है? सेकेंडरी पैलेट जो कि पीछे वाला पैलेट है, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। पैलेटाइन शेल्फ बोलते हैं, ये लेफ्ट पैलेटाइन शेल्फ हो गई, ये राइट पैलेटाइन शेल्फ हो गई, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ये स्टार्ट होता है 7th वीक में और सबसे पहले इनर वॉल्स ऑफ मैक्सिलरी ग्रोथ इन हॉरिजॉन्टल पैलेटाइन शेल्व्स। अच्छा, ये जो होता है ना, ये जो पैलेट हैं
सेकेंडरी पैलेट, या इसको हम कह सकते हैं कि लार्जर पैलेट, ये फॉर्म होता है मैक्सिलरी प्रोसेस से, ठीक है। और ये प्राइमरी पैलेट किससे फॉर्म होता है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस से। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा, लेकिन वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, कि क्योंकि इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस फ्रंटोनेजल प्रोसेस से बनता है, तो प्राइमरी पैलेट भी फ्रंटोनेजल से ही डिराइव होके आगे बना है, और ये जो सेकेंडरी पैलेट है ये मैक्सिलरी प्रोसेस से बनता है। थिन हॉरिजॉन्टल पैलेटाइन शेल्व्स बनती हैं इनिशियली फ्रॉम लेटरली। पहले ये शेल्व्स ना ऐसे होती हैं कि ये जबान है, टंग है, और ये जो पैलेटाइन शेल्व्स है ना, ये अभी ऊपर नहीं गई होती, ये अभी फ्यूज नहीं हुई, इन्होंने ऐसे ऊपर जाके ना फ्यूज होना है बाद में, लेकिन ये अभी साइड पे है। एज द टंग्स लोअर, जैसे टंग नीचे की तरफ ड्रॉप होती है, तो मिड लाइन की तरफ पैलेटाइन शेल्व एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, ग्रो मीडियली टुवर्ड्स ईच अदर। फ्यूजन अकर्स ड्यूरिंग वीक 8 एंड 9 इंट्रायूट्राइन, ये याद करना है आपने। अच्छा, पैलेटाइन शेल फ्यूज विद प्राइमरी पैलेट, जो कि आगे वाला पैलेट है, ईच अदर एंड लोअर बॉर्डर ऑफ नेजल सेप्टम, मेक सेंस। क्लिनिकल नोट। अच्छा, अब जैसे क्लेफ्ट लिप किस तरह बनता है? क्लेफ्ट लिप बना था कि जब मैक्सिलरी प्रोसेस मूव कर रहे थे टुवर्ड्स इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस, उनकी फ्यूजन हुई आपस में, और लिफ्ट और लिप बना, प्रिमिटिव लिप, अपर लिप। उसके फेलियर, उसके ना फ्यूज होने की वजह से क्या हुआ? क्लेफ्ट लिप। वैसे ही इस केस में मैक्सिलरी प्रोसेस से पैलेटाइन शेल्व्स बन रही हैं, जो कि सेकेंडरी पैलेट है, पीछे वाला पैलेट, उनकी फ्यूजन ना होने की वजह से क्लेफ्ट पैलेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट का जिम्मेदार मैक्सिलरी प्रोसेस है। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट बड़ा आपने याद करना है कि किस चीज से क्या बन रहा है और कौन सी चीज किस पे इफेक्ट कर रही है। मैक्सिलरी प्रोसेस से क्योंकि सेकेंडरी पैलेट बन रहा है, तो इस केस में मैक्सिलरी प्रोसेस ही की नॉन फ्यूजन की वजह से क्लेफ्ट पैलेट हो रहा है, और इस केस में इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस बन रहा है फ्रंटोनेजल से, तो इस केस तो क्लेफ्ट लिप के केस में फ्रंटोनेजल प्रोसेस है कल्प्रिट, क्योंकि फ्रंटोनेजल से ही तो फिर इंटरमैक्सिलरी बन रहा है प्रोसेस, जिससे आगे क्लेफ्ट लिप हो रहा है। क्लेफ्ट लिप होता है जब इंटरमैक्सिलरी प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस फेल टू फ्यूज, तो इसमें दोनों मैटर करते हैं, और इसमें मैक्सिलरी प्रोसेस। ग्रोथ ऑफ कैलवेरियम। अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि कैलवेरियम क्या चीज़ है, और कैलवेरियम बेसिकली कहते हैं जो हमारे सर का ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो दिमाग को कवर कर रहा है, पूरे दिमाग को जो कवर कर रहा है, स्कल, उसे कैलवेरियम कहते हैं। जिसके अंदर आगे बोन्स आती हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल पीछे वाली है, फ्रंटल आगे वाली है, पेराइटल ऊपर वाली जो बोन है वो फ्यूज होती हैं आपस में, और टेम्पोरल यहाँ साइड पे होती हैं, ठीक है।
नाम से ही आपको पता चल रहा है। अच्छा, और यहीं पे मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि क्रेनियम के दो हिस्से होते हैं। ये कैलवेरियम होता है जो कि दिमाग को कवर कर रहा है, और ये जो फिर आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, जो स्कल स्कल पूरा जो 360 है वो तो नीचे से भी बनता है ना। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ रहा हूँ समझाने के लिए। जिसके अंदर से आपको याद होगा एनाटॉमी में आपने पढ़ा था कि फोरामेन मैग्नम पास करता है, फोरामेन मैग्नम जिस पे होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियल बेस। ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग इसलिए हैं कि दोनों की ग्रोथ अलग अलग है और ग्रोथ का तरीका अलग अलग है। या आगे आपको क्लियर मैं करूंगा कि एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन एक चीज होती है जो जिससे ये क्रेनियल बेस की डेवलपमेंट होती है, और इंट्रामेम्ब्रेनस से अपर वाले की होती है। ये आपने चीज याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना है आपने। मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन ड्यूरिंग वीक 8th, ठीक है। ये जो कैलवेरियम है इसकी 8th वीक में ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है। ऑसिफिकेशन सेंटर फॉर्म आउट ब्रेन, बोन फॉर्मेशन प्रोसीड अंटिल एडजेसेंट बोन मी। अच्छा अच्छा, अब जहां पे दो बोन्स मीट करती हैं ना, वहां सूचर फॉर्म होता है। अब ये सूचर इस तरह से है कि ये पेराइटल बोन है, ये पेराइटल बोन है, यहाँ फ्यूज हो रही है पॉइंट एक्स पे, मल्टीपल पॉइंट्स पे, तो यहाँ वहां पे सूचर है, ठीक है। और fontanelles आर सॉफ्ट स्पॉट्स एट बर्थ, जो आपको बच्चे के सर पे विजिबल होते हैं हल्के से बर्थ के टाइम। सॉफ्ट 6 सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं, 6 fontanelles बोलते हैं उन्हें। fontanelles क्लोज बाय 18 months ऑफ एज, मतलब 1.5 साल की एज में ये क्लोज हो जाते हैं। ये चीजें याद करने वाली हैं। कैलवेरियल ग्रोथ पैटर्न, अब इसमें ये होता है कैलवेरियम में कि एक ग्रोथ पैटर्न ये है कि ये सूचर है, बोन सूचर बोन फॉर्मेशन हो रही है सूचर से अवे, मतलब सूचर हो गया, बन गया, बोन्स फ्यूज हो गई, और उसके बाद फिर सूचर से अवे बोन फॉर्मेशन हो रही है। कंटिन्यूज आफ्टर बर्थ, रिजॉर्प्शन अकर इनर सरफेस ऑफ क्रेनियल बोन्स। अच्छा, अब ये आप ये समझे आउटर सरफेस है कैलवेरिया का, और ये इनर है, ये क्रेनियल बेस है। अभी इसको आप भूल जाएं, अभी ये कैलवेरिया की बात हो रही है। यहाँ पे होगी रिजॉर्प्शन और यहाँ पे होगी डेपोजिशन। हमेशा इनर सरफेस पे रिजॉर्प्शन, आउटर सरफेस पे डेपोजिशन। मोस्ट स्कल ग्रोथ इज कंप्लीट बाय एज 7, 7 साल की एज तक स्कल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। प्रोबेबली ये वाली ग्रोथ ऊपर वाली 7 इयर्स में स्टार्ट कब हुई, वीक 8 में, फिनिश कब हुई, एज 7 में। ये चीजें याद करनी है आपने। ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन ये याद करने वाली हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट तब आ जाता है जब आपसे ऑस्पी वाइवा में क्वेश्चन होता है। तो आपको थोड़ी सी ये कॉन्सेप्ट और याद होने वाली चीजें पता होनी चाहिए। इवेंचुअली सूचर्स अंडरगो पार्शियल और फुल फ्यूजन।
अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन मैंने पहले बताया था। जो कैलवेरियम है, फेशियल बोन्स आपकी मोस्ट ऑफ द मैंडिबल और क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल ये जो शोल्डर के पास बोन होती है, ये इंट्रामेम्ब्रेनस हो रही है। और बॉडी में जो बाकी बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स जैसे फीमर हो गया और क्रेनियल बेस। अब क्रेनियल बेस ये फोरम एंड मैग्नम वाली जो मैंने आपको बताया था, ये एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। अच्छा, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन इस तरह होती है, इंट्रामेम्ब्रेनस सिंपल है कि बस बोन बनना शुरू हो गई, बस सिंपल आप समझें कि बोन बनना शुरू हो गई। इंट्रामेम्ब्रेनस ये है। एंडोकॉन्ड्रियल ये है कि पहले एक कार्टिलेज का सांचा बना, सांचा मतलब मोल्ड कहते हैं, जिसके ऊपर फिर कार्टिलेज को रिप्लेस किया गया बोन से। ठीक है, पहले एक बेस बना ली ना, जैसे मैकल्स कार्टिलेज की बात हुई थी, मैकल्स कार्टिलेज की बात हुई थी ऊपर कहीं, तो वहां पे कार्टिलेज ने एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया और उसके ऊपर बोन बन गई। Final mature bone is identical regardless of the type. Some bones are formed by both type. अच्छा, एंड्रोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन एंड सिनकोंड्रोसिस। अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपने इनको मिक्स नहीं करना। एंड्रोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन मैंने आपको समझा दी है। सिनकोंड्रोसिस होता है, उसमें आपने ये वाला याद रखना है, ये एमसीक्यू बड़ा आता है, सिफिनो ऑक्सीपिटल सिनकोंड्रोसिस इज की टू फेशियल ग्रोथ। ठीक है, cartilage based growth center where bone grows in both direction। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी कार्टिलेज है, इससे इधर भी बोन फॉर्म हो रही है, इधर भी हो रही है, दोनों डायरेक्शन में हो रही है। स्फीनॉइड की डायरेक्शन में भी हो रही है, ऑक्सीपिटल की डायरेक्शन में भी हो रही है, एक ही टाइम पे। बोन मूव अपार्ट एज दे ग्रो बट ग्रोथ में नॉट बी सिमेट्रिक। अब ऑक्सीपिटल पे ज्यादा हो सकती है, स्फीनो पे कम हो सकती है, सफीनो पे ज्यादा हो सकती है, ऑक्सीपिटल पे कम हो सकती है, लेकिन द पॉइंट इज के सिनकोंड्रोसिस पे उस ग्रोथ सेंटर से दोनों तरफ हो रही है, और ये स्फीनो ऑक्सीपिटल सिनकोंड्रोसिस को आपने याद रखना है। बोन ग्रोथ मैकेनिज्म्स, द पेरियोस्टियम रेगुलेट्स दिस रिमॉडलिंग। अच्छा, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी याद करने वाली चीजें हैं। द कंबाइंड रिजॉर्प्शन एंड डेपोजिशन चेंज बोन शेप, और दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, रीमॉडलिंग और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, मोस्टली नाम का ही फर्क है। ठीक है, अब मिसाल है कि ये आप इमेजिन करें कि बोन सॉकेट है, ये इसके अंदर रूट है, और ये दांत है, ये पीडीएल फाइबर्स हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस के थ्रू, मतलब ब्रेसेस के थ्रू, या और फिक्स्ड अप्लायंस जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं, ये डिस्टल है, ये मीजियल है, हम दांत मीजियली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जब हम मीजियली मूव करेंगे तो इस जगह पे कंप्रेशन होगी और इस जगह पे टेंशन होगी। मतलब टेंशन वाली जगह पे हमेशा बोन डिपॉजिट होती है, और कंप्रेशन वाली जगह पे, क्योंकि इस ये आगे जाएगी ही रिजॉर्ब करके ना, रिजॉर्ब किए, बोन को यहां से रिजॉर्ब किए बगैर तो ये मीजियली मूव नहीं कर सकती, तो कंप्रेशन वाली जगह पे बोन
रिजॉर्प्शन हो रही है हमारी, और इसी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि इस दांत का आगे मीजियली मूव कर जाना, इसको रीमॉडलिंग और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। रीमॉडलिंग और डिस्प्लेसमेंट में एक टाइम पे दोनों चीजें हो रही होती हैं, बोन रिजॉर्प्शन भी हो रही होती है, बोन डेपोजिशन भी हो रही होती है, और सेलुलर सिग्नल्स इस चीज को रेगुलेट कर रहे होते हैं कि कितनी रिजॉर्प्शन होनी है, कितनी डेपोजिशन होगी होनी है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। Sutures and mandibular growth. Skull and facial bones meet at sutures. Sutures grow in response to pressure. Mandibular condylar cartilage differs from other joints. Okay, this is basic control of craniofacial growth is influenced by. अच्छा, अब ना एक चीज आपने एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखें। ये मैं एक फेस बना रहा हूँ जो कि इतना अच्छा नहीं मैं बना सकता बिकॉज आई एम यूजिंग द माउस। ये लिप्स हैं, ये आईज हैं, दिस इज जस्ट फॉर जस्ट एन एडिशन, ठीक है। अच्छा, ये फेस है ना, अब इसमें तीन तरह की ग्रोथ्स होती हैं, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये वाली जो ग्रोथ है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ये जो लंबाई है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है ना, ये इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। इसको वर्टिकल करेंगे। और फिर ये जो आगे से पीछे है ना, गहराई है जो, इसे कहते हैं सेजिटल या एंट्रोपोस्टीरियर, जो कि ये जेड एक्सिस होता है। अब सबसे, अब ये सीक्वेंस आपने रट लेनी है, याद कर लेनी है। फेशियल ग्रोथ की जो सीक्वेंस है ना, वो होती है, पहले ट्रांसवर्स होती है, नंबर वन। नंबर टू वर्टिकल, नो 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 नो, सॉरी। नंबर वन ट्रांसवर्स, नंबर टू पोस्टीरियर एपी, और लास्ट पे वर्टिकल है, तो इस पे थ्री। अच्छा, एंट्रोपोस्टीरियर ग्रोथ इज मोर जेनेटिकली कंट्रोल्ड देन वर्टिकल, मतलब ये वाली जो गहराई है ना, एंट्रोपोस्टीरियर ग्रोथ, आप खुद ही अपना जहन लगाएं किस चीज से इन्फ्लुएंस होगी, हमारी क्रेनियल बेस की लेंथ से और कैलवेरिया की लेंथ से। क्योंकि ये गहराई है ना, सर का पीछे से लेके सर का आगे तक वर्टिकली ये वाली ग्रोथ है। अच्छा, अब इसमें दो थेरीज हैं, प्राइमरी कार्टिलेज ग्रोथ एट नेजल सेप्टम एंड कॉन्डाइल, ये याद कर लेना आपने। फंक्शनल मैट्रिक्स थेरी, इसकी डिटेल अभी आपको इस चैप्टर में इतना पता होना ज़रूरी नहीं है, इसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे। ये आप याद रखें कि सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज पे इन्फ्लुएंस करती है। बोथ प्लेज रोल इन क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट, ये याद करने वाला पॉइंट है। पोस्टनेटल क्रेनियोफेशियल ग्रोथ ओवरव्यू। अच्छा, पोस्टनेटल मतलब पैदाइश के बाद, क्योंकि पहले अब हम बात कर रहे थे ज़्यादातर इंट्रा यूट्राइन, बट हमने पोस्ट नेटल भी पढ़ना है, बिकॉज मैक्सिला की ग्रोथ, मैंडिबल की ग्रोथ, बहुत सारे चीज़ों की ग्रोथ स्टार्ट इंट्रा यूट्राइन होती हैं और ख़त्म कोई 12 साल की एज में हो रही है, कोई 17 साल की एज में हो रही है, कोई 19 साल की एज में हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद करनी है, ये वैल्यूज़ भी आगे आएंगी।
and I will show you, and you have to memorize those. That those are very important. Overall facial growth direction forward and downward, ग्रोथ रेट डिफर, हर चीज अपनी स्पीड से ग्रो हो रही है. कैलवेरिया ऊपर वाली चीज अपनी स्पीड से हो रही है. क्रेनियल बेस ये नीचे जो फोरम एंड मैग्नम वाली है वो अपने हिसाब से हो रही है. मैग्जिला आगे अपने स्टाइल से हो रहा है, अपनी स्पीड से हो रहा है. मैंडिबल अपनी स्पीड से हो रहा है. अर्ली पोस्टनेटल ग्रोथ. अच्छा, और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई और ये स्टार्ट भी अपने अलग टाइम पे हो रही हैं, और इनकी ग्रोथ रुक भी अपने अलग अलग टाइम पे रही है. मैक्सिला की ग्रोथ जो है वो अराउंड 12 साल की एज तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 12 साल की एज तक मैक्सिला ग्रो होता है. बट मैंडिबल 17, 18, 19 तक होता है. ठीक है, एक चीज रुक गई है, एक बढ़ रही है. कैलवेरिया आई एम नॉट श्योर, आगे हमें पता चल जाएगा. बट कैलवेरिया की ग्रोथ रेट और है, ग्रोथ स्टार्ट किसी और टाइम पे हो रही है. कैलवेरिया की ग्रोथ रुक फिनिश एक अलग टाइम पे हो रही है. क्रेनियल बेस की शुरू कभी किसी और टाइम पे हो रही है, और फिर फिनिश किसी और टाइम पे हो रही है. ये पॉइंट भी, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. Early postnatal growth driven by neural growth in the first year or rapid development of calvarium eyes orbit. ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स, कैलवेरिया ऊपर स्कल ब्रेन को कवर कर रहा है, आईज ऑर्बिट्स ऊपर वाली चीजें पहले डेवलप हो रही हैं. ग्रोथ स्लोज अराउंड एज 7. कैलवेरियम की जो ग्रोथ है और इन सारे स्ट्रक्चर्स की अराउंड एज 7 स्लो हो रही है. प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट कब होता है? प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स में होता है, बॉयज 12 to 15 ईयर्स में, जिसमें जिस ईयर्स में हाइट सबसे ज़्यादा ग्रो होती है. मैक्सिला फॉलोज न्यूरल ग्रोथ स्टॉप्स अराउंड 12 ईयर्स, जो मैंने पीछे बात की है. स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हुआ वह? इंट्रा यूट्राइन. ठीक है, फिफ्थ वीक से. फिफ्थ वीक में फिफ्थ वीक इंट्रा यूट्राइन याद करें. 5 प्रोमिनेंसेस, फ्रंटोनेजल, 2 नेजल प्लेकोड्स, एक मैक्सिलरी, एक मैंडिबल, 5 हो गई. ठीक है, ये वाली चीजें याद करनी है. ये चीजें आप मेरे साथ साथ भी याद कर रहे होंगे. मैंडिबल फॉलोसोमेटिक ग्रोथ. मैंडिबल 16 से 20 साल की एज तक ग्रो होता है, उसके बाद रुक जाता है. 12 साल तक मैक्सिला होता है, उसके बाद ग्रोथ स्लोज बट डजंट कंप्लीटली स्टॉप. अच्छा, क्रेनियल बेस. क्रेनियल बेस वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जो ऊपर वाली चीज होती है जो ब्रेन को कवर करती है वो कैलवेरिया, और जो नीचे फोरम एंड मैग्नम जिसके अंदर से, फोरम एंड मैग्नम के अंदर से नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स पास डाउन हो रहे हैं, वो उसको क्रेनियल बेस बोलते हैं. जो कि मैंने बताया था, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से उसकी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम 3 to 5 months. 3 to 5 months इंट्रा यूट्राइन स्टार्ट होती है. ग्रोथ ड्रिवन बाय ब्रेन एक्सपेंशन. जैसे जैसे दिमाग बढ़ता जाता है 3 साल की एज तक, वैसे वैसे ये जो क्रेनियल बेस है ये भी एंट्रोपोस्टीरियरली ग्रो होती जाती है. और स्फीनो ऑक्सीपिटल सिंकोड्रोसिस, जो कि याद करना है ये पॉइंट, 20 साल की एज में फ्यूज होता है, तो उसकी वजह से भी क्रेनियल बेस 13 से 15 साल तक फीमेल्स में होती जाती है, और 15 से 17 साल मेल में. लेकिन फ्यूज 20 साल की एज में होना है, ये एमसीक्यू आता है. सो ये कॉन्सेप्चुअल भी है, लेकिन ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें हैं. बट कॉन्सेप्ट के साथ
आपको याद करने में बहुत इजी लगेगा ये। टू एंटीरियर synchondrosis fused by age 7, no growth afterward. Anterior cranial base stable reference for ये वाला हिस्सा anterior cranial base हुआ। Effect of cranial base on jaw position, sphenoelongate cranial base, वही बात। सफीनो ऑक्सीपिटल सिंकोड्रोसिस का ना क्रेनियल बेस से आप बस कनेक्शन बना लें अपने दिमाग में। सफीनो ऑक्सीपिटल सिंकोड्रोसिस की ग्रोथ हो रही है तो क्रेनियल बेस की भी ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से इनका लिंक है आपस में। तो सफीनो ऑक्सीपिटल सिंकोड्रोसिस एलोंगेट कर रहा है क्रेनियल बेस को एंट्रोपोस्टीरियरली, लंबी हो रही है, लॉन्ग क्रेनियल बेस। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे क्रेनियल बेस लंबी होगी ना, तो यहाँ पे ये जो इमेजिन करें कि ये कान वाला हिस्सा है, कान वाले हिस्से के पास ये टीएमजे है, तो टीएमजे और ये मान लें एग्जाम्पल, ये इमेजिनरी तौर पे ये एंटीरियर है ना क्रेनियल बेस का, ये मुंह वाला हिस्सा है और ये ऑक्सीपिटल मतलब सर के पीछे वाला हिस्सा है ये। तो ये मैंडिबल है। क्रेनियल बेस जितनी लॉन्ग हो रही है सफीनो ऑक्सीपिटल सिंकोड्रोसिस की वजह से, जो कि क्रेनियल बेस को आगे लंबाई में एंट्रोपोस्टीरियरली लंबा कर रहा है, उसकी वजह से क्लास 2 ज्यादा पैटर्न होगा। जितना नॉर्मल से ज्यादा होगा उतना, क्योंकि जितनी लंबी क्रेनियल बेस होगी उतना टीएमजे और मैंडिबल पीछे को मूव करेंगे, मतलब ऐसे, और ओपन बाइट टेंडेंसीज होंगी, क्लास 2 टेंडेंसी होगी। और जितना छोटी क्रेनियल बेस है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुंह बंद की तरफ ज्यादा होगा, मतलब इसका उल्ट होगा, डीप बाइट होगी। क्योंकि अगर ये मिसाल है कि क्रेनियल बेस नॉर्मल से थोड़ी सी छोटी है या नॉर्मल से छोटी है, तो मैंडिबल एक तो फॉरवर्ड मूव करेगा, मुंह क्योंकि जल्दी बंद होगा, इसमें मुंह खुलने की तरफ ज्यादा है, ओपन बाइट टेंडेंसी, इसमें बंद होने की तरफ टेंडेंसी ज्यादा है। तो इस केस में एक्यूट एंगल क्लास 3 रिलेशन होगा, इस केस में डीप बाइट होगी, इस केस में ओपन बाइट होगी। ठीक है। maxillary complex components, maxilla palatal zygomatic, okay, this is pure anatomy, joint and suture, anterior clinical focus। अच्छा, अच्छा, जो maxillary growth है that affects जो ऊपर वाले दांतों की tooth alignment and facial appearance। maxillary complex हमने पहले भी पढ़ा है, 7 years की एज तक, एक सेकेंड, मैक्सिला 12 स्लोज अराउंड 7 बट 12 तक स्टॉप होता है, राइट। तो complex growth, downward and forward, surface drift and remodeling, maxillary display enables backward growth and arch lengthening। अब maxillary जो ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से आर्च लेंथ हो रही है, मतलब एंट्रोपोस्टीरियर ग्रोथ, जो कि कॉन्सेप्ट आगे से पीछे, मुंह के आगे से सर के पीछे तक वाली ग्रोथ को की बात हो रही है। वर्टिकल ग्रोथ फ्रॉम हार्ड पेलिक ड्रिफ्ट एंड विद एरप्टिंग की, वर्टिकल ग्रोथ जो है ये वाली ग्रोथ, ये दांतों की इरप्शन के साथ साथ हो रही है, और लेटरल ग्रोथ हो रही है
ऐसे जो मुंह के, ये मैं दोबारा बना देता हूँ आपको, ये शक्ल है ना, तो जो ये वाली ग्रोथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको लेटरल ग्रोथ कहते हैं। यहाँ से यहाँ को वर्टिकल कहते हैं, और ये जो आगे से मुंह के पीछे तक होती है इसको सैजिटल कहते हैं या एंट्रोपोस्टीरियर कहते हैं। ये लेटरल ग्रोथ हो रही है वाया मिड पैलेटल सूचर एक्सपेंशन। मिड पैलेटल सूचर, मिड पैलेटल किससे, मतलब सेकेंडरी पैलेट की बात हो रही है। सेकेंडरी पैलेट किससे बनता है? मैक्सिलरी प्रोसेस से। मैक्सिलरी प्रोसेस, पैलेटाइन शेल्व्स कब फ्यूज होती हैं? 8 से 9th वीक इंट्रायूट्राइन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रायूट्राइन 8 to 9 वीक्स, नॉट आफ्टर बर्थ, 8 to 9 वीक्स इंट्रायूट्राइन। ये चीजें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज जब चीजें इस तरह से वीक्स की बात हो रही होती है, मंथ्स की, अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि अच्छा ये 8 to 9 वीक आफ्टर बर्थ, और ऑस्पी में ये चीज़ें होती हैं, मैंने खुद भी देखी हैं। सो या मैक्सिलरी ग्रोथ आफ्टर 7। अच्छा, अब पीछे बात हुई थी कि स्लो हो जाती है लेकिन 12 पे रुकती है मैक्सिलरी की। 7 पे स्लो होती है, 12 पे रुकती है। लेकिन रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन जो कि एक फंक्शनल डिवाइस है, इज मोर इफेक्टिव बिफोर एज 16। अब रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन ट्रांसवर्स एक्सिस पे एक्ट करती है। ये इस तरह करेगी, जो रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन है ना, वो पैलेट पे एक डिवाइस अटैच होती है जो कि पैलेटल ग्रोथ को चौड़ा करती है, पैलेट को साइड की तरफ खींचती है, धकेलती है साइडों की तरफ। रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन कब दी जाती है, ये भी चलें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन तब दी जाती है जब क्रॉस बाइट हो, यानी अपर आर्च कंस्ट्रिक्टेड है, ट्रांसवर्सली नॉर्मल साइज से छोटी है, लोअर आर्च ऐसे है। तो अब इसको एटलीस्ट या तो इतना या इससे 1-1 सेंटीमीटर ज्यादा चौड़ा होना चाहिए ना मैक्सिलरी आर्च को, तभी तो हमारा कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? क्लास 1 in which mesiobuccal cusp of maxillary first molar occludes mesiobuccal groove of mandibular first molar, जो कि यहाँ पे नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये चीज याद करनी है, ये वैल्यूज के रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन डिवाइस है जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, क्रॉस बाइट में, जो क्रॉस बाइट वाला चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे मतलब ऑर्थोडोंटिक्स क्योंकि सारी मिक्स्ड अप है, तो इस वजह से ये वाली बात आप यहाँ पे भी याद कर लें। प्रोटेक्शन हेडगियर डिवाइस यूज होती है क्लास 2 के केसेस में, एंड इट इज इफेक्टिव बिफोर 10 इयर्स ऑफ एज। अब ये देखें, ये दोनों डिवाइसेस मैक्सिला पे ही अफेक्ट कर रही हैं, ये चीज आपने याद करनी है। हेडगियर का काम क्या है? हेडगियर डिवाइस मैं क्लास 2 वाले चैप्टर में आपको दिखाऊंगा। उसका काम ये होता है कि जो स्केलेटल क्लास 2 होती है, मैंने आई थिंक लास्ट चैप्टर में भी बताया था, ये जो बोन होती है, ये इंसाइजर है ना, ये आप समझें कि ये फ्रंट मैक्सिला है, ये मैक्सिला। हेडगियर डिवाइस होती है
आप इमेजिन करें, आपके सर के पीछे, आपके सर के ऊपर एक कैप होती है, कैप टाइप चीज, और उसके साथ इलास्टिक या एक चीज अटैच की जाए, एक स्ट्रैप सा अटैच्ड होता है, जो कि इस यहाँ अटैच किया जाता है। एक यहाँ पे हुक्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ अटैच कर दिया जाता है, जो और ये चीज को, मैग्जिला को पीछे को लेके जाता है ये। इन द केसेस ऑफ क्लास 2 mandibular growth overview, growth mainly through periosteal activity, रीमॉडलिंग वाली चीज है, शेप ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल एंड कॉर्नर इन्फ्लुएंस बाय मसल फोर्सेस। अच्छा, अब इसमें भी ये चीज है, ये मैं आपको पिक्चर से समझा देता हूँ। ये है ना मैंडिबल, ये कॉरोनॉइड है, ये कॉन्डोइल है, ये बॉडी है, और ये रेमस है, और ये एंगल है, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि एंगल ऑफ मैंडिबल एंड कोरोनॉइड प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय मस्कुलर फोर्सेस, जो हम मुंह के अंदर मस्कुलर फोर्सेस, इसकी शेप इससे इफेक्ट हो रही है, ठीक है। एल्वियोलर प्रोसेस, जो कि दांतों वाली ये स्पेसेस हैं, ये वर्टिकल ग्रोथ, जैसे जैसे दांत इरप्ट हो रहा है उसके साथ ये वाली चीज ग्रो हो रही है, वर्टिकली मैंडिबल ग्रो हो रहा है। टंग की ग्रोथ की वजह से, क्योंकि टंग एंट्रोपोस्टीरियरली प्लेस्ड है, तो उसकी वजह से मैंडिबल को ये फॉरवर्ड आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रही है, जिसकी वजह से मैंडिबल की ये वाली लेंथ बढ़ रही है, ये जो बॉडी ऑफ मैंडिबल है, ठीक है। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। रोल ऑफ कॉन्डाइलर कार्टिलेज इन मैंडिबुलर कॉन्डाइलर रिस्पॉन्स टू नॉट कंसीडर प्राइमरी ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूट टू पोस्टीरियर ग्रोथ। अब ये जो कॉन्डाइलर कार्टिलेज है ना, ये पोस्टीरियर ग्रोथ ऑफ मैंडिबल में, पोस्टीरियर ग्रोथ बोलते हैं ये वाली, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसे कहते हैं पोस्टीरियर ग्रोथ ऑफ मैंडिबल। मैंडिबुलर रिमॉडलिंग, बैकवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ रेमस, अलाउ लेंथनिंग ऑफ डेंटल आर्च, ये मैं बात बता चुका हूँ। मैंडिबुलर हमने पहले भी पढ़ा था, पहले वो वाली स्लाइड में हमने पढ़ा है कि 20 साल की एज में मैंडिबल रुक जाता है, तो 16 से 20 में मैंडिबल रुकना शुरू हो जाता है। डबल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की क्या एज है, बॉयज में 12 से 15, गर्ल्स में 10 से 12, और ये ग्रोथ रेट, ये अब आपने याद करनी है चीज़ें। ओवरऑल फेशियल ग्रोथ इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, रिपीटेड बात है, ग्रोथ फॉरवर्ड द कर्व बाय रोटेशनल इफेक्ट्स। रोटेशनल इफेक्ट्स वही वाली बात आ जाती है कि मैंडिबुलर ग्रोथ अगर बैकवर्ड है तो मैंडिबल को आप इस तरह से इमेजिन करें कि रोटेशनल इफेक्ट ये है कि क्या मैंडिबल की टेंडेंसी बंद की तरफ ज्यादा बंद होने की तरफ ज्यादा होगी, मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा होगी, मुंह बंद होने की तरफ, या मुंह खुलने खुलने की तरफ ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ होती है ना, कॉन्डाइलर ग्रोथ, ये बहुत मैटर करती है। अब शुरू में जो टेंडेंसी होती है, जब मैंडिबल
को आप इमेजिन करें कि एक 10 साल के बच्चे का मैंडिबल है, उसमें ये ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हुई होगी क्योंकि मैंडिबल कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है, राइट। उस केस में ओपन बाइट की तरफ ज्यादा टेंडेंसी होगी, मुंह के खुलने की तरफ, क्योंकि मैंडिबल अभी छोटा है साइज में, ये वाली लेंथ इतनी अचीव नहीं हुई, तो टेंडेंसी जरा ओपन बाइट होगी। जैसे मैंडिबल की ग्रोथ, ऐसे लंबाई इसकी बढ़ रही है, ये एंट्रोपोस्टीरियरली, टेंडेंसी क्लोज की तरफ होगी। इसी वजह से आप देखते हैं कि ओपन बाइट टेंडेंसी ज़्यादा बच्चों में होती है, और जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो उनका मुंह बंद होना, मतलब नीचे से मैंडिबल आगे फॉरवर्ड मूव करता है मैंडिबल। बच्चे का मैंडिबल पीछे की तरफ होता है, जैसे जैसे मैंडिबल की ग्रोथ होती जाती है मैंडिबल आगे की तरफ मूव होता है, मुंह बंद की तरफ आपको नजर आना शुरू हो जाता है। आप देखें, चिन प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है एक एडल्ट की। देखें कि हम देखते हैं ना, चिन प्रोमिनेंट है, क्यों? क्योंकि मैंडिबल ग्रो करके फॉरवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से मुंह बंद की तरफ ज्यादा फील होता है। तो I hope you got this concept. This is a bit tricky, but yeah, uh, this is how it is. And posterior way influenced by condyle growth. Yeah, वही वाली बातें. I have explained this forward versus backward growth rotation. Okay, वही वाली बात कि फॉरवर्ड ग्रोथ रोटेशन है, मतलब ये चीज फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है, मतलब बंद, मुंह के बंद होने की तरफ, फॉरवर्ड ग्रोथ रोटेशन। तो इस केस के अंदर हमारी ओवर बाइट होगी, एंटीरियर फेशियल हाइट कम होगी, क्योंकि मुंह जब बंद की तरफ ज्यादा होगा दांतों का ओवरलैप बढ़ेगा, ओवर बाइट ज्यादा होगी, एंटीरियर फेशियल हाइट कम होगी। और इसके बैकवर्ड ग्रोथ में इसका उल्ट है, जो कि बच्चों में होता है। मुंह की टेंड, ये बैकवर्ड ग्रोथ पैटर्न है, इसमें ओपन बाइट वाली चीज होगी, एंटीरियर फेशियल हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, और ओवर बाइट कम होगी और ओपन बाइट होगी। क्लिनिकल रेलेवेंस ऑफ ग्रोथ रोटेशन, फॉरवर्ड रोटेशन इट्स क्लास टू मैलेगोइक करेक्टली, बैक रोटेशन हिंडर्स करेक्शन मेक ऑफ ओपन बाइट, वही वाली बात। बैकवर्ड में ओपन बाइट है, फॉरवर्ड रोटेशन में क्लास टू मैल एक्लूजन की करेक्शन होती है, क्योंकि जब मैंडिबल फॉरवर्ड मूव होता है तो मैंडिबुलर मोलर भी फॉरवर्ड मूव होता है, और ये जो हमारा रिलेशन है अपर फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर का, वो अगर क्लास टू है इनिशियली, एक सेकेंड, ये क्लास टू रिलेशन है ना, कि ये एक मिनट, ये मीजियल है, ये डिस्टल है। तो जब मैंडिबल फॉरवर्ड मूव करता है ना, तो ये फिर क्लास वन रिलेशनशिप बन जाता है। क्लास वन इज, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्लास वन इज दिस। या ये अपर मीजियोबकल कस्प, लोअर मीजियोबकल ग्रूव, ये है क्लास वन रिलेशनशिप। जो नीचे वाला दांत होता है ना, लोअर मैंडिबुलर
फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर वो थोड़ा सा मीजियली होता है, हल्का सा, तो वो उसे उसमें क्लास वन रिलेशन बनता है एज कम्पेयर टू अपर वन, जिस तरह इसमें नजर आ रहा है। सो या दिस इज क्लास वन, दिस इज क्लास टू, और अगर हम इस दांत को आगे कर दें तो फिर क्लास थ्री हो जाएगा। सॉफ्ट टिश्यूज कैन मास्क और एक्सैजरेट स्केलेटल फीचर्स। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है कि जो पोस्ट ट्रीटमेंट स्टेबिलिटी है ना, वो लिप्स और चीक्स और टंग से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। मिसाल है, आपने आगे वाले इंसाइजर पीछे की तरफ मूव कर दिए, क्लास टू को क्लास वन कर दिया, लेकिन अंदर से टंग जो है वो प्रेशर ज्यादा लगा रही है, लार्ज टंग है या टंग थ्रस्ट है, तो टंग के प्रेशर लगाने की वजह से वो दोबारा क्लास टू में हो जाएगा। ठीक है, अगर लिप्स बहुत आगे की तरफ हैं तो ये इन सॉफ्ट टिश्यूज में, सॉफ्ट टिश्यूज का आप समझें कि स्टेबिलिटी के साथ कोरिलेशन है। अच्छा, अब ये वाला मैंने पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, नोज ग्रोथ पीक्स गर्ल्स 12 to 16, बॉयज 13 to 14, ये आप याद करने वाली चीज़ें हैं। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी अगर आप यू ईमेल मी और मैसेज मी। Orthodontic consideration from soft tissue growth, nasal and chin growth in males cause relative lip protrusion, class 2 correction में फ्लैट। अच्छा, आपने आगे वाले इंसाइजर्स पीछे को मूव किए, यहाँ पे लिप्स है ना, तो लिप्स फ्लैट हो जाएंगे, फ्लैटन फेशियल प्रोफाइल इफ इंसाइजर आर मूव बैक। ठीक है, और अगर यही चीज आगे को हो जाए तो लिप्स रिट्रूड हो जाएंगे, ऐसे करके लिप्स हो जाएंगे, क्योंकि ये दांत बहुत आगे की तरफ है। सॉफ्ट टिश्यू बिहेवियर क्रिटिकल इन प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एज आई टोल्ड बिफोर, के लिप्स की का बिहेवियर और टंग का बिहेवियर मैटर करेगा, क्योंकि अगर आपने क्लास टू को क्लास वन कर भी दिया है तो अंदर से टंग अगर प्रेशर लगा रही है तो वो दोबारा से क्लास टू हो सकता है। प्रिडिक्टिंग फेशियल ग्रोथ वाइट मैटर्स, ऑब्वियसली हम सही टाइम पे अप्लायंस लगा सकें तो फेशियल ग्रोथ को प्रिडिक्ट करना इस वजह से ज़रूरी है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी हमें पता होना चाहिए ये चीज़। इसको हम सेफ्लोमेट्रिक एनालिसिस से कर सकते हैं, प्रिडिक्ट हाइट एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक से, हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ से, सीवीएम से। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये चार मेथड्स हैं। इनको, ये जो है ना सीवीएम, हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ, सेफ एनालिसिस, ये आगे वाले चैप्टर्स में इनकी आपको इस बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि CVMs, I can't show you but I will try to explain you कि क्या होता है CVM में बेसिकली। चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसकी डिटेल अभी ज़रूरी नहीं है, बट आप जो अपने कॉलेज में जब ऑर्थो लैब में जाएंगे और उधर एचओडी से या डेमो से you have to ask के show us a CVM रेडियोग्राफ। ठीक है, अब सीवीएम में क्या होता है, मैं आपको एक एक दिखाता हूँ। सीवीएम में ये होता है कि जो हमारी जो सर्वाइकल वर्टेब्रे होते हैं ना, उनकी शेप ऐसे होती है। ठीक है,
अब जो बच्चा होगा ना, ठीक है, जो मान लें 12 साल का है, 11 साल का है, लड़का लड़की, उसके सर्वाइकल वर्टेब्राए ना जरा राउंडेड होंगे, जरा ऐसे ऐसे, लेकिन जो एडल्ट होगा ना उसके ऐसे होंगे। सो अब इसकी जो स्टेजेस हैं, दैट योर डेमो और एचओडी कैन show you, because you have to have radiograph in front of you. But yeah, this is the concept you need to know. Hand wrist radiograph अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, पुअर कोरिलेशन है। हाइट एंड ये चीज़ें तो ऑफ कोर्स विजिबली आपको नज़र आ जाती हैं कि क्या एज है, सेफ एनालिसिस। बट या दिस इज, यहाँ पे भी है मोस्ट प्रॉमिसिंग रेडियोग्राफ मेथड असेस्ड बाय लेटरल, या दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। Cellular basis of tooth movement, PDL response to force enables bone remodeling, force applied to PDL sensitive। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको शुरू में दिया था, कंप्रेशन और टेंशन वाला, अब जो आगे चीज़ें आ रही हैं वो याद करने वाली हैं। पीडीएल में क्या चीज़ें होती हैं, फाइब्रस मैट्रिक्स में टाइप 1 कोलेजन, ऑक्सीटैलिन फाइबर, ये याद करने वाली है। ग्राउंड सब्सटेंस, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। मेन सेल टाइप्स फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं, सीमेंटोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ये अब आपको नाम से पता चल रहा है कि इनके क्या फंक्शंस हैं। PDL की जो वेस्कुलर सप्लाई है, दैट्स फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरीज, ऑक्यूपाइज अप टू 50% ऑफ PDL स्पेस, हाई सेलुलर। ऑफ कोर्स वेस्कुलर सप्लाई है तो सेलुलर टर्नओवर है। PDL कॉन्स्टेंटली, इसका इसका जो PDL का जो ग्राउंड सब्सटेंस है और फाइब्रस मैट्रिक्स है, ये कॉन्स्टेंटली बन रहा होता है और ख़त्म हो रहा होता है, शेडिंग हो रही होती है और बन रही होती हैं, ये कांस्टेंट नहीं होती। टू कीप द कंटेंट्स फ्रेश। बोन होम्योस्टेसिस, सेल ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ कोर्स बोन को बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऑस्टियोब्लास्ट ही ऐसी ऐसी ऐसे सिग्नल्स देता है जिससे ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, और कैन बी ऑस्टियोब्लास्ट ही ऑस्टियोसाइट्स में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट्स की जो शेप है ना वो होती है फ्लैट, ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है, और ऑस्टियोक्लास्ट की होती है राउंडेड। Osteocytes live in bone, communicate via canaliculi, sense mechanical load। सबसे पहले ऑस्टियोसाइट ही जो बोन में है वो ये चीज़ सेंस करते हैं, उसके बाद जो बनना है वो बनना है, या ऑस्टियोब्लास्ट बनना है, ऑस्टियोब्लास्ट के बाद ऑस्टियोक्लास्ट बनेगा, या अगर बोन डेपोजिशन है तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट ही रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट अब दोबारा आपको जो ऊपर समझाया था, टेंशन, जिधर बोन टेंशन है उधर डेपोजिशन हो रही है, ऑस्टियोब्लास्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जिधर कंप्रेशन है उधर ऑस्टियोक्लास्ट्स कर रहे हैं और उधर रिजॉर्प्शन हो रही है। मैट्रिक्स ऑफ बोन वही टाइप 1 कोलेजन, अभी पहले हमने पीडीएल पढ़ा, अब बोन है। टाइप 1 कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्रोथ फैक्टर्स है, इनका रोल इन रीजनरेशन, रिपेयर, रिमॉडलिंग, रिस्पॉन्स टू ऑर्थोडोंटिक फोर्स। अच्छा, एक एमसीक्यू आता है कि जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि जो ऑर्थोडोंटिक फोर्स है वो पीडीएल मैकेनिकली सेंस करता है या बोन करती है।
अब असर तो दोनों पे हो रहा है, बट इसका आंसर पीडीएल है, क्योंकि पीडीएल के सेल्स आगे बोन फॉर्मेशन या बोन रिजॉर्प्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन डायरेक्ट बोन पे ऑर्थोडोंटिक फोर्स नहीं बाईपास कर देगी। पीडीएल इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, fluid movement in PDL, stretching, compression of extracellular matrix, bone deformation, सेल आपस में इंटेग्रिन्स की थ्रू करते हैं कम्युनिकेट, सेल शेप, राउंडेड, रिजॉर्प्टिव, फ्लैट, डेपोजिशन। या अब 4 स्टेजेस हैं ऑफ ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बोन सॉकेट है, ये दांत है, आप समझें कि कोई प्री मोलर है, ठीक है। ये पीडीएल है, ये हम ये मीजियल साइड है, ये डिस्टल है। हम दांत को यहाँ मूव कर रहे हैं, इधर कंप्रेशन होगी, बोन रिजॉर्प्शन होगी, इधर टेंशन होगी, ठीक है, इधर बोन डेपोजिशन होगी। अब मूव जब हम कर रहे हैं, सबसे पहली चीज होगी मैट्रिक स्ट्रेन एंड फ्लूइड फ्लो, उसके बाद सेल स्ट्रेन होगा, एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, यहाँ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी, इधर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी, फिर पीडीएल एंड एल्वियोलर बोन रिमॉडलिंग, ठीक है। पीडीएल एंड alveolar bone experience strain and fluid final bone is option to allow tooth movement. Yeah, this is the same thing for fluid flow in this, yeah. ये अब याद करने वाली चीजें हैं कि ऑस्टियोसाइट से क्या बन रहा है। इनिशियली हमारा ऑस्टियोसाइट से बीएमपी बन रहा है, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, साइटोकाइंस। ऑस्टियोसाइट से जो साइटोकाइंस बन रहे हैं वो फिर ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन के लिए भी ना ऑस्टियोब्लास्ट का एक्टिवेट होना ज़रूरी है, ठीक है। ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो एमएमपीज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑस्टियोइड पे अटैक करते हैं, जो कि यू विल गेट टू नो आगे। ऑस्टियोब्लास्ट फिर आगे से प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स जो है वो एलिवेट करते हैं इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स को, जो कि फिर जिसकी वजह से ऑस्टियोब्लास्ट फिर इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करता है। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसएफ एंड रैंकल, क्योंकि ये ही इन्हीं की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट्स की एक्टिवेशन होगी आगे। इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करेगा ऑस्टियोब्लास्ट, लेकिन जो मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेजेस भी एक सेल हैं, वो भी एक्टिवेट होंगे और वो ऑस्टियोब्लास्ट्स को स्टिमुलेट करेंगे कि और इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस हो। ओके, सो दिस इज लाइक अ कोरिलेशन के एक चीज दूसरे पे इफेक्ट कर रही है, दूसरी पहले पे कर रही है। ये अब आपको थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं। मैक्रोफेजेस IL-1 को स्टिमुलेट करता है, वही मैक्रोफेजेस को करके इंक्रीज कर से उसकी प्रोटेक्शन इंक्रीज करके IL-1 की वजह से रैंकल और CSF ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एम्प्लीफिकेशन होती है ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन में, और जिसकी वजह से ब्लड मोनोसाइट अट्रैक्ट एंड प्रोलिफरेट, मोनोसाइट फ्यूज to form multinucleated osteoclast, rankle activate osteoclasts। या अब क्या होता है जब ऑस्टियोक्लास्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट पीछे की तरफ हट जाते हैं, जगह देते हैं। जिस तरह कोई किसी पॉलिटिशियन का प्रोटोकॉल आता है ना, तो सब कहते हैं जी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो ऑस्टियोब्लास्ट सब पीछे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। ऑस्टियोइड
जो बोन है वो एक्सपोज होती है और ऑस्टियोक्लास्ट फिर उस पर अटैक करते हैं, और ऑस्टियोपोंटिन हेल्प करता है ऑस्टियोक्लास्ट को बोन के सरफेस पे अटैच होने पे के लिए। एमएमपी इसको डिग्रेड करते हैं ऑस्टियोइड को, जो कि किसने एमएमपी किसने बनाए थे, फाइब्रोब्लास्ट्स ने। ये ऊपर हमने पढ़ा है, या एमएमपी। तो ये अब याद करने वाली चीज़ें हैं। फिर ऑस्टियोक्लास्ट हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है, जिससे हाइड्रोक्सी एपिटाइट को डिसॉल्व करता है। कैथेस्पिन के प्रोटीएज टू डिग्रेड ईसीएम, ये याद करने वाली सारी चीज़ें हैं। इनको याद करने के लिए, याद करना कोई मुश्किल नहीं है चीज़ें, इनके लिए ना असल में ये स्लाइड्स होना और स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं ना, तो बुक में क्योंकि आप पढ़ रहे होते हैं एक स्टोरी की तरह, एक ऐसे की तरह, तो आपके दिमाग में चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। स्लाइड्स का ये फ़ायदा होता है कि आपके माइंड में सारी चीज़ें स्ट्रक्चर हो जाती हैं। रिजल्ट्स इन बोन रिजॉर्प्शन कंट्रोल रेगुलेशन ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये तो नहीं ना है कि रिजॉर्प्शन ही होती रहे। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, अब बोन की जो उसको रेगुलेट करेगा, कि अब ऑस्टियो जो रिजॉर्प्शन है उसको कंट्रोल करेगा। कैसे, टिम्प और ओपीजी, ये ऑस्टियोप्रोटेग्रेन और टिम्प को रिलीज करेगा, जो कि रैंकल को ब्लॉक करेंगे। रैंकल जो कि किसको एक्टिवेट कर रहा था, ऑस्टियोक्लास्ट को। टिम्प टिश्यू इनहिबिटर इसको करेगा, इंश्योर रिजॉर्प्शन इज बैलेंस एंड रेगुलेटेड, या सर। अच्छा, अब ये पहले हम बात कर रहे थे कंप्रेशन की, कंप्रेशन के केस में रिजॉर्प्शन होती है। अब हम बात करेंगे टेंसाइल लोड की, टेंशन की, जिस केस में होती है बोन फॉर्मेशन। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ऑस्टियोब्लास्ट फ्लैट होते हैं, ऑस्टियोइड रिमेन अनएक्सपोज्ड। पीडीएल सेल्स ईआरके, इसके अंदर डिफरेंट सेलुलर कैस्केड है। ईआरके रिलीज होता है, ईआरके आगे से रन एक्स टू को स्टिमुलेट करता है। रन एक्स टू फाइब्रोब्लास्ट को कन्वर्ट करता है ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट फिर इकट्ठे हो जाते हैं, झुंड बना लेते हैं, कोलेजन सिक्रीट करते हैं, और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को करते हैं। लेटर हाइड्रोक्सी एपिटाइट, उसकी मिनरलाइजेशन बाद में होती है। ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये टेंशन इज आसान देन कंप्रेशन टू लर्न। फाइनल आउटकम, द न्यू बोन फॉर्मेशन। New board laid down in areas of tension maintain stability of the tooth in its new position. Orthodontic movement भी हो गई, रूट बोन रिजॉर्प्शन हुई, एक तरफ से जहां कंप्रेशन हो रही है दूसरी तरफ टेंशन हुई, और सारी चीजें हो गई। न्यू बोन फॉर्मेशन भी हो गई, दांत भी मूव हो गया, और ये एक्टिविटी रेगुलेट भी हो गई, जिसको ऑस्टियोब्लास्ट ने किया। इंश्योर सक्सेसफुल कंट्रोल ऑर्थोडोंट मूवमेंट। अब बोन, ये वही चीज़ है, बोन कंप्रेशन, द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच टूथ इज पुश्ड, ठीक है। बोन टेंशन ऑपोजिट साइड, effects of excessive orthodontic force. Now this is important. अब क्या है कि जब हम फिक्स्ड अप्लायंसेस लगाते हैं दांतों पे ब्रेसेस, तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी होती। 50 ग्राम से ज़्यादा फोर्स लगाई, इट अक्लूड्स कैपिलरीज इन पीडीएल, जिसकी वजह से फिर वो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है पीडीएल की, एंड हाइलाइनाइजेशन ऑफ पीडीएल, जिसकी वजह से एक दफ़ा क्या होता है कि टूथ मूवमेंट ही नहीं होती। हाइलाइनाइजेशन और नेक्रोसिस होता है ना, तो टूथ मूवमेंट स्टॉप हो जाती है 10 से 14 दिनों के लिए। ये चीज़ हमें केसेस में बहुत देखनी पड़ती है कि कहीं ज़्यादा फोर्स तो नहीं लग गई। तो ये चीज़ को डेंटिस्ट्स को, ऑर्थोडोंटिस्ट्स को ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। बोन रिजॉल्व फ्रॉम एडजेसेंट मैरो ऑस्टियोकॉन्ड्रोम इफ डिलेड ड्यू टू सेल डेथ। क्लिनिकल implication increase patient discomfort, higher risk of root resorption, एनकरेज भी इसमें लॉस हो जाती है, क्योंकि दांत अब मूव ही नहीं कर रहा, तो एनकरेज लॉस हो रही है। और
रूट रिजॉल्व हो रही है, ये याद करने वाली चीज़ है, बट इसका यही कॉन्सेप्ट है। अब ऑप्टिमल फोर्सेस ये भी याद करने वाली चीज़ है, इसका एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है इसको याद करने के लिए, TRBEI, टिपिंग फोर्स 50 to 75, R रूट अपराइटिंग 75 to 125, बॉडीली 100 to 150, ये सीक्वेंस है। 50 to 75, 75 to 125, 100 to 150। एक्सट्रूजन की ज़्यादा फोर्स होती है 50 to 100 और इंट्रूजन की 10 to 20। ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, अब रूट रिजॉर्प्शन के केसेस में क्या सेलुलर इवेंट्स होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। सिवियर केसेस में होता है एपिकल रूट पोर्शन लॉस परमानेंटली, ओडोंटोग्राफ सिमिलर टू ऑस्टियो रिजॉर्प्शन। अच्छा, जो रूट की रिजॉर्प्शन होती है वो ओडोंटोक्लाफ्ट करते हैं। अच्छा, रूट रिजॉर्ब ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ, मिसाल है, ये रूट, ये ये रूट है, दांत है, ये पीडियल फाइबर है ना, मिसाल है, नीचे को ज़्यादा जोर लगा है, कंप्रेशन की तरफ जोर लगा है, ये रूट रिजॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। समरी की तरफ आते हैं, दिस इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है। फेशियल ग्रोथ कब स्टार्ट होती है, एंड ऑफ, बिगेन्स विद फोर्थ वीक और एंड ऑफ फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक के स्टार्ट में 5 स्वेलिंग्स, 2 1 फ्रंटोनेजल, 2 मैक्सिलरी, 2 मैंडिबुलर, ठीक है। maxilla and mandibular arena, first fringe large growth by intramembranous maxilla, mandibular calvarium की intramembranous है और endochondrial की और cranial base की endochondrial है। growth में अगर remodeling and displacement, डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, मैंडिबुलर शो रोटेशनल ग्रोथ। ये जो फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड है ना, ये मैक्सिला की है। मैंडिबल शोज रोटेशनल ग्रोथ, ग्रोथ सीक्वेंस वही वाली बात रिपीट हो रही है, ये बात ट्रांसफर्स पहले होती है, फिर एंट्रोपोस्टीरियर, फिर वर्टिकल, प्यूबर्टी, नेजल, लिब्रो, बॉयज, ग्रोथ, मॉडिफाइड, या सो this is the end of our lecture. थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको अच्छे से डिटेल में ये चैप्टर समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।